गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। की हाल चाल जी? वधिया एकदम। चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए जी। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ, मतलब जिसका सिंगल डिजिट रैंक है सीएस प्रोफेशनल के अंदर, जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो हमारे साथ अभी हैं ऑल ओवर इंडिया रैंक 3 शुभम। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आज हम शुभम से डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे। तो शुभम से स्पेशली मैंने टाइम लिया, मैं 15-20 मिनट का टाइम दो, क्योंकि जिन बच्चों का क्लियर नहीं हुआ ये इंटरव्यू उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दिसंबर में एग्जाम निकालने कैसे हैं। तो एक बार फटाफट से हम शुभम को एडमिट करते हैं और शुभम को बुलाते हैं। और मेरे को लगता है कि एक बार शुभम के लिए जोरदार तालियां भी बजती हैं सब। देखो, रिजल्ट पास होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ऑल ओवर इंडिया रैंक लेके आना वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो एक बार शुभम के लिए क्लैपिंग बजती है। शुभम, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है शुभम? अच्छा हो सर आप। और मेरी गुड आवाज आ रही मॉर्निंग। है अब तक? यस सर यस। अरे चलो, पहले तो इंटरव्यू हम स्टार्ट करें उससे पहले ये बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, मतलब रैंक आने के बाद कैसी दुनिया होती है, मतलब दुनिया में कुछ चेंज हो जाता है? सर वैसी होती है बट इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। टोटली एक्चुअली इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी सो इट केम एज अ शॉक। ओके, मतलब आपको उम्मीद नहीं थी कि रैंक आएगा आपका? नो सर नो, आई अच्छा, वाज मुझे एक्सपेक्टिंग टू पास। मतलब मुझे लगता था कि जिनका रैंक आ जाता है ना वो वैसे ही बोलते हैं कि नहीं हमें उम्मीद नहीं थी रैंक आ जाएगा, मतलब एक्चुअल में ऐसा होता है? यस एक्चुअली एक्चुअली बट फॉर मी अंदर, पर्सनली। थोड़ा सा फील तो होता होगा ना कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, या हमने अच्छा किया, हमने बेस्ट किया है तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। यस सर, वो तो कॉन्फिडेंट था कि पेपर्स पूरे अटेम्प्ट करके आया हूं मैं नीटली एज जितना मैं कर सकता था, वो कॉन्फिडेंस था। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शुभम, मेनली आज के ना इंटरव्यू का देखो पर्पस हमारा ये है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप भी जानते हो कि सीएस के अंदर या कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर 100% रिजल्ट तो आता नहीं। मतलब भाई 30% अगर मान लो है तो 70% बच्चा फेल भी है। तो मेनली ये वीडियो मैं चाहता हूँ ये उन 70% बच्चों के लिए बहुत फ्रूटफुल हो, कि जिनके एग्जाम कल क्लियर नहीं हुए, क्योंकि उनको थोड़ी सी ना गाइडेंस की जरूरत है। और आपका था भी ओल्ड सिलेबस। तो बच्चे क्या होता है, राइट। कई बार जैसे एडवांस टेक्स्ट से बहुत डरते हैं, या पेपर सीआर का है, आईबीसी का है, या मान लो ड्राफ्टिंग है। तो कल के कई बच्चों के मैसेज मेरे पास आए, सर क्या हम न्यू में कन्वर्ट करवा लें? देखो, ओल्ड से न्यू में कन्वर्ट करवाना वो हर एक बच्चे की अपनी अपनी डिस्क्रिप्शन है, उसकी मर्जी है। बट मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चा चाहे वो न्यू सिलेबस में है या वो ओल्ड सिलेबस में है, उसको तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, थोड़ी सी आप उन्हें गाइडेंस दो। तो मैंने 2-3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपने कैसे प्रिपरेशन की रैंक के लिए, मतलब आपने क्या स्टार्टिंग से दिमाग में लेके चला था कि मेरा रैंक मेरे को अचीव करना है, या नॉर्मल आपने पढ़ाई की? तो किस तरह से आपने पढ़ाई की? सब मेरा ये तो था कि आई विल गिव माय ऑल बट एज अ रैंक स्ट्रेटेजी ऐसे तो था नहीं, बट आई हैड अ प्लान। द प्लान वाज ये इतने दिन है मेरे पास और इतने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, ये सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि मेरे लिए पर्सनली इलस्ट्रेटिव आंसर्स लर्न करना थोड़ा टफ होता है, जैसे कि लिस्ट है या फिर कुछ है जो इलस्ट्रेटिव है। तो फिर बिल्कुल। उसके लिए मैं दिन में 1 घंटा रखता था, उसके लिए निमोनिक्स बनाता था। और वही रोज अभी कल जो किया है वो फिर से आज रिवाइज करता था। वीकली एक इलस्ट्रेटिव का रिवीजन अलग से करता था। 1 घंटा मैं उसे रोज देता था, मेरे फ्रेंड के साथ भी मैं वो डिस्कस करता था, निमोनिक्स बनाता था उसके लिए। वो था फिर। और मैं रोज 1-1.5 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस भी करता था। उसमें टैक्स का प्रैक्टिस था, फिर ओपन बुक क्वेश्चंस के आंसर्स करता था। और जो कल पढ़ा है मैंने या पिछले वीक में पढ़ा है, वो वो चैप्टर के आंसर्स रैंडमली उठा के मैं उसके राइटिंग प्रैक्टिस करता था टाइम लगा के। जैसे कि मैं मेरा ये था कि अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 1.5 मिनट पर मार्क। सो 7.5 मिनट्स फॉर 5 मार्क क्वेश्चन, वैसे मैं टाइमर लगा के भी सॉल्व करता था। मतलब इतनी इतनी प्लानिंग आपने कर रखी थी कि हाँ भाई 5 मार्क्स का है तो इतने मिनट्स में मुझे कंप्लीट करना है। और आपने ना एक बात बहुत अच्छी बोली है, जो मैं बच्चों को दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा। जो हम नॉर्मली क्लासेस के अंदर ही बोलते हैं, और आई थिंक आपने जब एडवांस टेक्स्ट का बेस्ट लिया तो आपने उसके अंदर भी यस। सुना होगा, मैं हमेशा आपको ये बात कहता था कि प्रैक्टिस ही आपको बचाएगी। मतलब प्रोविजन एक अलग है, प्रोविजन देखो सारी दुनिया पढ़ रही है, प्रोविजन सब पढ़ रहे हैं। मेन जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, लिख के देखोगे, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है।
यस यस, प्रैक्टिस इज एवरीथिंग, बिकॉज वो 7.5 मिनट में आपको कैसे वो आंसर स्ट्रक्चर करना है, नोट्स बिल्कुल। कैसे लिखने हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। तो आपका भी टैक्स का तो वो उसके है। लिए मतलब हमें घर से प्रिपरेशन करके जानी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं हम कर सकते ना कि मान लो क्लास ली और डायरेक्टली हम एग्जाम देने जा रहे हैं, ये चीज पॉसिबल तो नहीं हो पाएगी। नो नो, नॉट पॉसिबल। चलो बहुत बढ़िया शुभम। सेकंड क्वेश्चन, ये तो वैसे एक बेसिक क्वेश्चन है यार, मतलब बच्चे ना हर बार पूछते हैं कि सर रैंक होल्डर से पूछना कि क्या डाइट लेते थे, क्या खाते थे, कुछ आपने स्पेशल खाया वैसे रैंक की कोई ऐसी दवाई आती है मार्केट में? सर नॉर्मली रूटीन था, होम फूड अपना बाहर का अवॉइड करना सब। मतलब नॉर्मल डाइट थी, ऐसा कुछ अलग से नहीं आता? नॉर्मल। हाँ ये मेरे पीछे नहीं पड़ नहीं, रहते हैं कुछ ना, ये मेरे पीछे पड़ रहते हैं, कहते हैं नहीं सर कुछ तो अलग से आता होगा, पूछना एक बार। नो सर। चलो बहुत बढ़िया। तो मेन एक क्वेश्चन एक और है, जैसे एडवांस टैक्स आपने लिया तो एडवांस टैक्स तो वैसे भी अब खत्म ऑलमोस्ट हो ही चुका है, ओल्ड सिलेबस में ही था। अब न्यू सिलेबस में इलेक्टिव है तो बच्चा इलेक्टिव में आईबीसी ले लेता है। और मैं भी अब प्रोफेशनल में सीआर और आईबीसी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अब पहले एडवांस टैक्स होता है, एडवांस टैक्स में लेता था। तो मैं बस एक क्वेश्चन जानना चाह रहा हूँ कि चाहे वो एडवांस टैक्स का पेपर हो, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताओ कि बच्चा क्या कर सकता है जिनका पेंडिंग है अभी। और दूसरा मान लो सीआर आईबीसी या ड्राफ्टिंग, मतलब जब भी कोई प्रोविजन बेस्ड पेपर आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं, और जब प्रैक्टिकल पेपर आप अटेंड करते हैं तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है। तो पहले आप एडवांस टैक्स का थोड़ा सा आइडिया दो कि एडवांस टैक्स में आपने कैसे किया। जैसे कि एडवांस टैक्स था, उसका तो पहला प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, और पेपर प्रेजेंटेशन साइड पे पहले जैसे 15 मिनट मिलते हैं, तो उसमें आई यूज टू गो थ्रू द पेपर, स्पेशली जो ऑप्शनल क्वेश्चंस है वो, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन जो होता है वो जिसमें ऑप्शन होता है, तो उसमें से कौन सा अटेम्प्ट करना है, दोनों में से बाद में उस पर टाइम वेस्ट नहीं होता है। और बिल्कुल। उसमें जो प्रोविजंस याद आ रहे हैं वही क्वेश्चन पेपर पे तब लिख लेता था। और फिर बाद में जैसे पेपर शुरू हुआ तो पहले टेबल टेबल में आंसर वर्किंग दिखा दिया, और फिर वर्किंग नोट्स में हर एक जो रेफरिंग दिया है, रेफर वर्क नोट 1, तो उसका वैसे वैसे नोट्स देते जाता था। और एक एक क्वेश्चन एक ही पेज पे, वैसे वो सब प्रेजेंटेशन वाइज वो था। ठीक है। और बाकी अगर, चलो ये तो हो गया एडवांस। अच्छा एक बात मेरे को और बताओ, एडवांस टैक्स में क्या मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस मस्ट है, मतलब क्या हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए या प्रोविजन से भी काम चल जाएगा अगर हम प्रोविजन पढ़ के चले जाएं? नो सर, आई थिंक प्रैक्टिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज इवन इफ हमें प्रोविजन पता हो तो भी वो रिलेट करना, आई थिंक प्रैक्टिस जरूरी है उसके मतलब लिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, चलो बहुत अच्छी बात है। सर। तो अब सुन लो ध्यान से, अब जिनके भी ओल्ड सिलेबस के भी बचे हुए हैं, आपके लास्ट अटेम्प्ट ही चल रहे हैं अभी, तो जितना हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस, मैं क्लास के अंदर भी कहता था और अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि टैक्स सीएस के बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है और उनका थोड़ा लो में इंटरेस्ट ज्यादा होता है। बट मेरे को लगता है सीए वाले बच्चे भी सीए फाइनल का टैक्स क्लियर करते हैं, तो वो भी क्लियर करते हैं, तो सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, प्रैक्टिस। मतलब प्रोविजन क्लियर होना भी बहुत जरूरी है, बट प्रोविजन के साथ में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आपके अच्छे नंबर आएंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे मान लो सीआर है या आईबीसी है या मान लो ड्राफ्टिंग का पेपर है, कोई भी प्रोविजन बेस्ड पेपर है, तो उसको लिखने का क्या पैटर्न रहता है? जैसे कई बार बच्चा कहता है सर क्या हमें केस लो के नाम याद रखने चाहिए, या एक पेपर को प्रेजेंट करने का तरीका क्या है अगर हमारा प्रोविजन बेस्ड पेपर है? सो प्रेजेंटेशन तो प्रोविजन बेस्ड पेपर में पहले फैक्ट्स लिख लेता था, रेलेवेंट फैक्ट्स, उसके बाद एप्लीकेबल प्रोविजंस एंड कंक्लूजन, फ्रॉम एज इन ऑफ अबव फैक्ट्स एंड द प्रोविजंस, दिस इज विल बी द कंक्लूजन। ठीक है। तो सो क्या मतलब, प्रेजेंटेशन तो क्या हमें कुछ ऐसा भी है कि अंडरलाइन, जैसे आपने अपने पेपर में क्या कुछ अंडरलाइन होता है, जैसे कई बार की पॉइंट्स अंडरलाइन वो किया आपने? मैं पेपर लिखता था तब एक हाथ में स्केल और एक हाथ में पेन ही रहता था, तो जब जैसे टाइम बाद में मिलता नहीं तो तुरंत अंडरलाइन कर लिया मेन पॉइंट, वैसे मैं फास्ट फास्ट करते आता था फिर, यार बहुत बढ़िया। देखो बस मैं टाइम ना, ही इतना लिमिटेड होता है। मैं तुम्हारी बात से ना एक बात ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि आपने पेपर जरूर दिया 3 घंटे का, बट मेरे को लग रहा है उससे पहले आपने तैयारी बहुत की है। क्योंकि आपने ना एक लाइन यस। बोली कि सर मेरे एक हाथ में स्केल होता था, एक हाथ में पेन होता था। तो ये नॉर्मली बच्चा ना इतना सोच नहीं पाता, ये वही सोच पाता है जिसने घर से पहले पूरी प्रैक्टिस कर रखी हो। क्योंकि यस। मैंने कहा ना बच्चों का तो पेपर ही 100 नंबर का पूरा नहीं होता, बच्चे कहते हैं सर 60 का हुआ, 50 का हुआ, 70 का हुआ, तो नंबर क्या ही उसमें आएंगे। तो ये मेरे को एक चीज आपसे मतलब सीखने को भी मिली और बच्चों को भी सीखने को मिली होगी कि राइटिंग प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितना ज्यादा घर में करोगे उतना पेपर में आसानी होगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? राइट सर, टोटली चलो अब अग्रीड। लास्ट में बस आपसे मैं एक बात पूछूंगा कि अपना कुछ ऐसी चीजें बच्चों को आप गाइड करो
कि हर एक बच्चा आपकी तरह सिंगल डिजिट रैंक लेकर आए, पेरेंट्स को प्राउड फील कराए, आप पास हो रहे, तो क्या आप कुछ बच्चों को लास्ट में गाइड करना चाहेंगे कि सर ये चीजें ना प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी हैं? आई थिंक फर्स्टली स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे सोच के तो नहीं जा सकते हो जाएगा हो जाएगा। इफ टू प्लान इट अकॉर्डिंगली, एक मेजर प्लान भी इंपॉर्टेंट है और वीकली प्लान्स भी इंपॉर्टेंट है कि ये पीरियड में इतने 10 चैप्टर्स जो भी है, XYZ चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स 4 मंथ्स जो भी पीरियड हो जिसका, उसमें ये करना है। फर्स्ट दैट्स वन स्ट्रेटेजी। फिर सेकेंडली कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। हम बीच में बहुत बार किसका बाय चॉइस भी नहीं होता है, किसका होता भी है बाय चॉइस, तो वो एक है कि वी शुड बी कंसिस्टेंट, या बिल्कुल। फिर एक फ्लो टूट जाता है, वो लिंक नहीं रहता है, बिल्कुल। देन इट्स टफ टू गेट बैक अगेन, एज पर मी। एंड थर्डली सर, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल। मुझे मेरे पापा मम्मी फ्रेंड्स बहुत, मैं बहुत कॉन्फिडेंस लूज कर देता था कि नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। मेरा होके भी मुझे ऐसे लगता था कि नहीं हुआ है, अभी मैं कैसे पेपर अटेम्प्ट करूँ, ये टॉपिक नहीं आ रहा है। तो कॉन्फिडेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किया है हमने, जो भी होगा अभी भगवान देखेगा वैसे। बिल्कुल, मतलब हमने अपना बेस्ट दे दिया। बेस्ट दे दिया, बस उतना दिमाग में रखना है क्योंकि कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अटेम्प्ट। और मैं कह रहा था अपना लास्ट में एक बात और मैं आपको कहने लगा था कि अब जैसे आपका ऑल ओवर इंडिया रैंक 3 आया, तो ऑब्वियस बात है, मेरे को लगता है कि जिस 25 तारीख को आपका रिजल्ट आया था, 24 को आप सोए थे एक नॉर्मल पर्सन की तरह, तो 25 को आप सोए, मतलब CS बन के सोए और विद रैंक बन के सोए। तो थोड़ा सा ना, मतलब मेरे को लगता है लोगों को देखने का नजरिया बदल जाता है। भाई आपको लोग थोड़ा सा यार, एक तो होता है चलो आप CS बन गए, एक होता है विद रैंक CS बन गए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मुझे लगती है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। आप बहुत मतलब आगे बढ़ें, और जो ड्रीम्स आपने सोचे हैं मैं कह रहा हूँ उससे भी ज्यादा आप आगे जाएं, और बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग करें, अच्छा अच्छा पैकेज कमाएं। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, स्पेशली आपको अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक्स टू यू। आपका गाइडेंस रहा है, हर बार आप मोटिवेट करते रहते हो। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू सर, शुभम। यू क्रेडिट गोस टू यू टू। अरे थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ठीक है शुभम, फिर बात करते हैं फोन पे भी, ठीक है? यस थैंक यू यस, सो मच, थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद, थैंक यू सो थैंक मच, और आई होप आपको भी बहुत फायदा होगा इस यू। इंटरव्यू से। तो जो बातें शुभम ने बोली हैं उसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपके एग्जाम क्लियर करवाएंगी, और होपफुली आपका ऑल ओवर इंडिया रैंक नेक्स्ट दिसंबर के अंदर आपका भी होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।